कहानी कहानी अपने आप में बहुत ही रहस्यमय थी। कहानी बहुत ही पेचीदा कहानी थी, लेकिन मात्र 48 घंटे में सुलझ गई। क्योंकि कत्ल करने वाला न बहुत शातिर था, न कत्ल की योजना बनाने वाली बहुत शातिर थी। कुल मिलाकर एक तिकोनी प्रेम कहानी जैसी एक कहानी थी क्राइम की। और पति यदि स्वतंत्र रखता है तो पत्नी को भी ये शौक चढ़ा कि मैं भी दूसरे पुरुष से संबंध बनाऊं। तो कहानी इसी से जुड़ी हुई है और यही इस कहानी में अपराध का कारण बना। तो नमस्कार, मैं संतोष यादव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल के इस नए एपिसोड में, क्राइम के एपिसोड में। और बहुत दिनों से मैंने चूँकि आपको कहानी सुनाई नहीं थी क्राइम की, और डिमांड थी लोगों की कि कुछ अलग तरह की कहानी सुनाई है, कुछ रहस्यमय कहानी सुनाई है। तो ये घटना मेरे जहन में याद आया जब मैं हरिभूमि का रिपोर्टर था, भिलाई में क्राइम रिपोर्टर था। तो दुर्ग जिले का एक अंजोरा है, अंजोरा थाना है, वहाँ एक खफरी खार है। तो ये 18 मई 2014 की घटना है। 18 मई 2014 को बहुत गर्मी वाला मौसम था, बहुत लोग बेहाल थे गर्मी से, उमस से। और उस वक्त जो अंजोरा थाने का पास एक खपरी करके गांव था, और खपरी गांव से लगा हुआ खार था गांव का। उस खार में लोगों ने सवेरे सवेरे देखा कि एक स्कॉर्पियो कार खड़ी है, सफ़ेद रंग की चमचमाती स्कॉर्पियो कार। तो स्वाभाविक था, ग्रामीण जो सवेरे घूमने ग्रामीण जाते हैं या खेत की ओर जो ग्रामीण जाते हैं, वो उन्होंने सफ़ेद स्कॉर्पियो कार को लवारिस हालत में खड़े देखा तो चौंके। गांव के और लोगों को भी जब इस बात का पता चला तो गांव के और लोग भी मौके पर पहुंचे, और तब तक मौके पर भारी भीड़ लगने लग गई थी। धीरे धीरे लोग जब स्कॉर्पियो की तरफ पहुंचे तो लगभग सभी लोग कांप गए, रोंगटे खड़े हो गए, मतलब बदहवासी के आलम में आ गए। लोगों ने देखा कि जो स्कॉर्पियो का पिछला दरवाजा था, मिडिल दरवाजा, बीच का दरवाजा, वो एक तरफ खुला हुआ था और ड्राइवर की तरफ से, और उसमें एक व्यक्ति की गर्दन लटकी हुई थी और गर्दन से खून रिसकर थक्का जम चुका था। तो स्वाभाविक था, मौके पे हड़कंप मचना था, अफरा-तफरी मचनी थी, दहशत मचनी थी कि गांव का, वैसे भी छत्तीसगढ़ के गांव अपराध के मामले में बहुत शांत होते हैं, और इस तरह की कोई घटना हो जाए तो स्वाभाविक तौर पे एक हड़कंप मचता है, एक कौतूहल होता है, एक चर्चा शुरू होती है। तो गांव के कोतवाल ने अंजोरा थाना पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी, और रात भर चौकी के जो स्टाफ था वो गश्त करके लौटा था, रात भर गश्त करके सवेरे लौटा था। और फिर उन्हें इस तरह की घटना की जानकारी मिली, लेकिन फिर भी वो बिना आराम की परवाह किए वो मौके की तरफ भागे, खपरी खार की तरफ पहुंचे और देखा कि स्कॉर्पियो में लाश पड़ी हुई है। और तत्काल स्टाफ ने थाना प्रभारी को, चौकी प्रभारी को उनको बताया, और चौकी प्रभारी ने फिर जो दुर्ग के तत्कालीन एसपी थे आशीष छाबड़ा, उनको सूचना दी। आशीष छाबड़ा भी आधे घंटे में मौके पर पहुंच गया। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली तो क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंच गई, और फिर बारीकी से घटनास्थल का मुआयना शुरू किया गया। गाड़ी के एक एक चीज चेक किया गया। मृतक की लाश गाड़ी से बाहर निकालकर उसके जेब चेक किए गए कि शिनाख्ती के लिए कुछ मिले। तो जेब चेकिंग के दौरान और गाड़ी चेकिंग के दौरान गाड़ी में, जो स्कॉर्पियो गाड़ी की पिछली सीट पर एक झोला रखा हुआ था। झोला में एक महिला के कुछ कपड़े थे, साड़ी, ब्लाउज वगैरह, और चप्पल थी। पुलिस ने जब मृतक के जेब को टटोला तो उसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह और मोबाइल मिला। तो स्वाभाविक तौर पे पहचान हो गई कि मृतक जो था वो राजेंद्र नाम था मृतक का, राजेंद्र वर्मा, और वो दुर्ग का पंसील नगर का रहने वाला था। फिर पुलिस ने घर वालों से संपर्क किया उसके,
पत्नी जो राजेंद्र की पत्नी थी तीजन, और 2 बच्चे, वो भी पंचशील नगर में रहते थे। तो घर वालों को जैसी खबर मिली तो स्वाभाविक तौर पे एक हड़कंप की स्थिति, एक गम का माहौल एक बना, चीख पुकार मची घर में भी। और पुलिस ने फिर आगे की जो पंचनामा के बाद राजेंद्र वर्मा की जो लाश है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार मोहल्ले के लोगों ने मिलकर राजेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद पुलिस ने इसमें जांच तेज की। पुलिस ने इसमें एंगल निकालना शुरू किया। मृतक की पहचान हो चुकी थी और अब बचा था कि आखिर मृतक यहाँ पहुंचा कैसे और इसकी हत्या किसने की। क्योंकि प्रथम दृष्टया ही नजर आ रहा था कि मृतक के गले में चाकू जैसा कोई धारदार हथियार से उसके गले को काटा गया था, तो इसलिए उसकी मौत हुई थी। वो मौत का कारण वही था। तो पुलिस अब पोस्टमार्टम का इंतजार करने का सवाल नहीं था। पुलिस प्रथम दृष्टया पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। तो पुलिस ने सबसे पहले जो राजेंद्र के पास मोबाइल मिला था, राजेंद्र के मोबाइल को पुलिस ने उसके कॉल डिटेल, उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाई। उसमें जो उसने डायल नंबर या मिस्ड कॉल या रिसीव्ड कॉल जो भी था उसको पुलिस ने निकलवाना शुरू किया। और इधर पुलिस ने जो राजेंद्र की पत्नी थी तीजन भाई, जो पंचशील नगर दुर्ग में रहती थी, उससे पूछताछ की। तो तीजन भाई ने बताया कि राजेंद्र कल बुकिंग में गया था। उसने नई स्कॉर्पियो खरीदी थी और वो बुकिंग में स्कॉर्पियो चलाता था और वो कल बुकिंग में गया था। उसके बाद उसके लाश की सूचना मिली, उसके मरने की सूचना मिली। तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा यकीन पता नहीं क्यों तीजन भाई के बयान पे नहीं किया। पुलिस ने तीजन के घर आने जाने वालों की सूची निकलवाई तो एक नाम पुलिस को बार बार खटक रहा था। एक ही व्यक्ति का बार बार बहुत ज़्यादा आना जाना था, वो कोई ठेकेदार था। तो पुलिस ने फिर तीजन भाई का बयान लिया तो बयान में पता चला कि राजेंद्र ने एक और महिला से शादी कर रखी थी। उसका नाम संध्या था और वो भी पंचशील नगर में ही रहती थी, थोड़ी दूर पर। तो ये कहानी सामने आई। पुलिस ने फिर संध्या पर संदेह किया और संध्या से पूछताछ शुरू की। तो संध्या से भी बहुत ज़्यादा कुछ पुलिस को क्लू मिला नहीं, क्योंकि हाँ, लेकिन ये चीज़ था कि जो स्कॉर्पियो में कपड़े जो रखे थे, चप्पल और कपड़े, वो संध्या के जरूर थे। तो संध्या ने पुलिस को जो भी डिटेल बताया अपना घटना स्थल से लेकर घटना के एक दिन पहले तक का जो भी अपना लोकेशन बताया, उस जांच की गई तो उसका लोकेशन परफेक्ट निकला है। संध्या सही बोल रही थी। तो झूठ कौन बोल रहा था, तीजन या संध्या? तो अब इसी बयान के जांच के दौरान एक बड़ा क्लू पुलिस के हाथ लग ही गया। आखिरकार 48 घंटे के भीतर मोबाइल कॉल का डिटेल आ गया। तो एक नंबर बार बार जो राजेंद्र वर्मा के मोबाइल पर नंबर पर बार बार कॉल किया जा रहा था। इन्हें 17 तारीख की दोपहर से, 18 को लाश मिली थी 18 मई की, और 17 तारीख की दोपहर से राजेंद्र के मोबाइल पर एक ही नंबर से बार बार कॉल किया जा रहा था। पुलिस ने उस नंबर का डिटेल निकलवाया तो वो नंबर निकला सेवती करके गांव है अंजोरा थाना अंतर्गत, वहाँ के होरीलाल साहू का। 34-35 साल का होरीलाल साहू और ठेकेदारी का काम करता था। पुलिस ने ये सेवती जो है वो अंजोरा नहीं, बोरी थाने के अंदर पड़ता है, बोरी। तो पुलिस ने बोरी थाने को सूचना दी, अंजोरा पुलिस ने। और फिर उसके बाद जो बोरी थाने की एक टीम सेवती गांव भेजी गई और होरीलाल घर पर ही मिल गया। बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था, उसको लगा ही नहीं कि पुलिस उस तक कभी पहुंच पाएगी। पुलिस ने होरीलाल को अपनी हिरासत में लिया और उसको लेकर अंजोरा थाने पहुंची। क्राइम ब्रांच के सुपुर्द किया गया और क्राइम ब्रांच ने उससे अपने तरीके से पूछताछ की शुरू की। पुलिस शुरू में तो पुलिस को गुमराह करता रहा कि हाँ, मैं मिला था राजेंद्र वर्मा से, उसकी स्कॉर्पियो को बुक किया था और स्कॉर्पियो बुक करने के बाद मैं उसी स्कॉर्पियो से
मैं नांदगांव गया था, अपने एक परिचित के यहाँ, वहाँ मिला, फिर हम सोमनी होते हुए वापस आए और बाद में उसने मुझे आ, मेरे गांव छोड़ दिया और वापस चला गया। और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं। अब पुलिस इससे पूछताछ कर ही रही थी कि थोड़ी देर बाद एक खबर आई कि गांव का एक जो युवक है उसका नाम था कुसुम कुर्रे, जो होरीलाल साहू के गांव का युवक था, सेवती का। कुसुम कुर्रे ने गांव के बाहर बबूल के पेड़ में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस जांच को अधूरा, अभी बयान अधूरा छोड़कर फिर पुलिस भागी वहाँ, और कुसुम कुर्रे जो वो भी 30-32 साल का युवक था, उसकी लाश को फांसी के फंदे से उतरवाया, पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने लोगों का बयान लेना शुरू किया, परिजनों का बयान लिया। तो कुसुम के जो भाई था उसने चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि बीते 2 दिन से कुसुम थोड़ा गुमसुम रह रहा था, खाना पीना छोड़ दिया था, कुछ डरा सहमा सा रहता था। और उसने अपने भाई को, अपने छोटे भाई को ये जरूर बताया था कि उसने एक हत्या कर दी होरीलाल के साथ मिलकर। तो हालांकि बात कुसुम के भाई और किसी को बता पाता, कुछ समझ पाता, तब तक ये घटना हो गई और कुसुम ने आत्महत्या कर ली। लेकिन पुलिस के पास बड़ा सबूत तो मिल गया कि राजन के मोबाइल पर होरीलाल का बार बार फोन करना और होरीलाल का स्वीकार करना कि वो कल राजन के साथ था। उसके बाद कुसुम की आत्महत्या और कुसुम का द्वारा अपने भाई को ये बयान देना कि उसने होरीलाल के साथ मिलकर एक हत्या की थी। तो कड़ी जोड़ती गई पुलिस के लिए, थोड़ा पुलिस का काम आसान हो गया। और तीसरा आसान काम कर दिया मोबाइल ने। पुलिस ने जब दोनों का मोबाइल निकाला, टावर चेक किया, तो होरीलाल साहू का मोबाइल लोकेशन और राजन वर्मा जो मृतक था उसका मोबाइल लोकेशन 17 मई को गंजपारा दुर्ग से एक साथ का लोकेशन बताने लगा। दोनों का मोबाइल गंजपारा दुर्ग से सोमनी, जो राजनांदगांव जिले का हिस्सा है, वहाँ से राजनांदगांव, वहाँ से वापस फिर सोमनी, फिर मोड़ पार होते हुए दोनों सेफ्टी गांव, फिर उसके बाद खपरी खार के पास पहुंचे थे। तो मोबाइल लोकेशन से मिल गया पुलिस के। अब बचने का होरीलाल के पास कोई रास्ता ही नहीं था। पुलिस ने सारे सबूत उसके सामने रख दिए। तो फिर उसके बाद वो टूट गया। उसने बताया कि जो राजेंद्र वर्मा की पत्नी थी तीजन, गंजपारा दुर्ग में तीजन से उसकी मुलाकात हुई और ये मुलाकात प्यार में बदली और प्यार फिर और आगे बढ़ता गया। बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। अब तीजन को भी एक साथी की तलाश थी, क्योंकि राजेंद्र ने उसे समय देना बंद कर दिया था। राजेंद्र ने एक दूसरी शादी कर रखी थी संध्या नामक महिला से, और तीजन को फिर एक दोस्त की, एक साथी की तलाश थी। तो उस तलाश उसको खेमलाल के माध्यम से उसकी पूरी हो गई। दोनों के बीच अंतरंग संबंध बन गए। उसके बाद ये हुआ कि राजेंद्र को इसकी भनक लग गई। राजेंद्र को जानकारी हो गई कि कोई ठेकेदार, राजेंद्र होरीलाल का नाम नहीं जानता था। इस पूरी कहानी में ट्विस्ट यही से शुरू होता है। देखिए, राजेंद्र जो है वो होरीलाल साहू का नाम नहीं जानता था। वो इतना जानता था कि कोई ठेकेदार, तो ठेकेदार के नाम को लेकर वो तीजन भाई से मारपीट करता। तीजन भाई भी कहती कि तुम संध्या के पास जा रहे हो तो मैं क्यों ना होरी ठेकेदार से मिलूं। और तीजन ने भी कभी होरीलाल साहू का नाम बताया नहीं। वो ठेकेदार, वो भी कहती थी ठेकेदार, मोहल्ले के लोग भी ठेकेदार कहते थे, क्योंकि ठेकेदारी में होरीलाल साहू का नाम था और राजेंद्र भी उसे उसी नाम से जानता था। तो होरीलाल ने जो पुलिस को इकबालिया बयान दिया, उसके मुताबिक अब तीजन भाई रोज रोज के मारपीट से थक गई थी, तंग आ गई थी, अजीज आ गई थी। तो उसने प्लान बनाया और प्लान में होरीलाल को शामिल किया। तो स्वाभाविक था, होरीलाल का प्यार पूरे फान पर था, तो इनकार कर नहीं सकता था तीजन भाई की बात। तो उसने सहमति दे दी। तो प्लान के मुताबिक तीजन भाई ने होरीलाल को बताया कि राजन ने हाल में नया स्कॉर्पियो खरीदा और बुकिंग में चलाता है, तो तुम एक काम करो, उसको कल फ़ोन करो और उसकी गाड़ी को बुक करो और फिर उसको ले जाके कहीं पे
शराब वराब पिलाने के बाद वो गला रेत के मार दो। तो राजन होरीलाल ने ऐसे ही किया। उसने 17 मई की सुबह राजन को फ़ोन किया, पूछा कि गाड़ी खाली है। राजन ने कहा हाँ, तो गोंदिया जाना है, महाराष्ट्र की गोंदिया जाना है, एक दिन के लिए चलेंगे, सुबह दोपहर को चलेंगे और काम धाम निपटा के रात तक वापस आ जाएंगे। राजन तैयार हो गया। जो भी डीजल पेट्रोल के बाद जो भी रकम तय हुई होगी, तय होने के बाद ये हुआ कि दोपहर में गंजपारा दुर्ग में मुलाकात हुई। तो दोपहर राजन वर्मा गंजपारा दुर्ग पहुंच गया। होरीलाल ने उसे फ़ोन किया तो शराब भट्टी जो है गंजपारा में, अंग्रेजी शराब भट्टी, उसके सामने दोनों मिले और दोनों ने वहाँ शराब खरीदी, शराब पी। उसके बाद फिर दोनों सोमनी पहुँचे, सोमनी में फिर शराब पी। उसके बाद दोनों राजनांदगांव पहुँचे। राजनांदगांव में होरीलाल का कोई रिश्तेदार रहता था, वहाँ भी दोनों ने शराब पी। उसके बाद राजन ने पूछा कि गोंदिया जाने के लिए लेट हो रहा है, तो होरीलाल ने कह दिया कि बस अब आज नहीं जाते, आज बहुत हो गया है, शराब बहुत पी ली हम लोगों ने, कल चलेंगे या किसी दिन और चलेंगे। अब राजन भी उसे तो पैसे मिलने थे, तो उसने भी ज़्यादा जिद नहीं की। दोनों नांदगांव से फिर सोमनी होते हुए मुड़पार आए। मुड़पार में फिर शराब पी। उसके बाद राजन को नशा होने लग गया, राजन को बहुत ज़्यादा नशा छा गया, सुरूर होने लग गया। तो होरीलाल ने मौके का और फ़ायदा उठाया। नींद की गोली उसने एक रखी थी, आखिरी पैक के बहाने उसने नींद की गोली डाली और राजन से जिद करके उस आखिरी पैक को पिला दिया। आखिरी पैक पीने के बाद राजन बेसुध हो गया। तो होरीलाल ने उसे किसी तरह गाड़ी के पीछे सीट पर, जो मिडिल सीट होता है, उस पर लिटा दिया और खुद गाड़ी चलाते हुए वो खमरिया खार पहुँचा। उसके पहले उसने अपने एक जो दोस्त कुसुम कुर्रे, उसको फ़ोन किया कि तुम मोटरसाइकिल लेकर खपरी खार आ जाओ और मुझे साथ में लेकर गांव चलना। कुसुम कुर्रे को कुछ भी नहीं मालूम था कि होरीलाल उसे क्यों बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है। वो सिर्फ मोटरसाइकिल लेकर पहुँच गया। और जैसे ही कुसुम कुर्रे मोटरसाइकिल लेकर खपरी खार पहुँचा, वैसे ही होरीलाल ने राजन की लटकती गर्दन पर कोई धारदार हथियार चला दिया। उससे फिर तेज धार से खून फूट पड़ा। उसके बाद दोनों इत्मीनान से वहाँ से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव सेवटी चले गए। जब कुसुम कुर्रे घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने जब होरीलाल को ये सब करते देखा तो उसके बाद वो एकदम डर गया, एकदम सहम गया। जबकि उसका इस अपराध में कोई लेना देना नहीं था, उसको कुछ पता भी नहीं था कि होरीलाल उसे किस लिए बुला रहा है। होरीलाल ने उसे सिर्फ ये कहा था कि खपरी खार में हूँ, आओ मैं तुम्हारे साथ गांव चलूँगा, मोटरसाइकिल लेके आओ, मेरे पास जाने का साधन नहीं। लेकिन ना जाने कि कुसुम के अंदर क्या डर बैठ गया, क्या खौफ हुआ कि उसने सीधे आत्महत्या कर दी कि पुलिस भी शायद उसको इस मामले में इन्वॉल्व करे, उसको इस हत्या के मामले में आरोपी बनाए। तो 48 घंटे के भीतर ये मामला खुला। होरीलाल के बयान के आधार पर पुलिस ने फिर तीजन को भी गिरफ्तार किया और दोनों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। और 48 घंटे के भीतर मिले तीन सबूत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और मामला अभी भी लंबित है दुर्ग जेल में। दोनों दुर्ग जेल में है, मामला कोर्ट में लंबित है। तो तीन बड़े सबूत के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। दरअसल अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन सबूत छोड़ जाता है। इस कहानी में तो सबूत की भरमार थी। हत्या की प्लानिंग तो बहुत आसानी से बना ली दोनों ने, लेकिन बहुत कुछ छोड़ गया। एक साथ 4 जिंदगियां बर्बाद हो गई। एक अपराध के चलते 4 जिंदगियां बर्बाद हो गई। और निश्चित रूप से पुलिस की जो टीम थी उसने बहुत तेज़ी से इस पर काम किया। मतलब सारे बयान लेने से लेकर सारे घटनाक्रम पर बहुत तेज़ी से काम किया। नतीजा एक बड़ा मामला जल्दी खुल गया। तो क्राइम की कहानी आपको कैसी लगी, हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा क्राइम का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।